सिरोही जिले का एक छोटा सा गांव में एक घर के अंदर नीम का पेड़, नीम के पेड़ के नीचे दो चारपाइयां, चारों ओर से चिड़ियाओं के चहचहाने की आवाजें, और मेरे सामने राजस्थान में जालोर सिरोही भाजपा के प्रत्याशी लूंबाराम चौधरी। दरअसल चुनावों के माहौल में तमाम लोगों के इंटरव्यूज, तमाम बातें सामने आती हैं, तो ऐसे में हम लोग लूंबाराम जी से आज विस्तृत बातचीत करेंगे। कुछ बातें हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे और कुछ बातें ये भी आज बताएंगे। बड़ा सादगी भरा जीवन है, घर परिवार में सब लोग खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। बस यही फायदा इनको आज इस चुनाव में मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। हालांकि जब टिकट बंट रहे थे पूरे देश में प्रत्याशियों को, तब लूंबाराम जी का नाम आते ही पूरे क्षेत्र में एक ये मैसेज सर्कुलेट हो गया कि लूंबाराम चौधरी को जो टिकट मिला है, इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक उसके बाद राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को इनके सामने उतार दिया। अब बड़ा आनंद इस क्षेत्र में इसलिए आ रहा है क्योंकि एक तरफ पूर्व सीएम के बेटे और एक तरफ सादगी। राम राम साहब। राम राम साहब। क्या संबोधन करते हैं जब आप मिलते हैं, लोगों को सभा करते हैं? शुरुआत आपकी क्या रहती है? जय श्री राम, राम राम साहब, या फिर कैसे करते हैं? नमस्कार, क्या बोलते हैं आप? सबसे पहले बोलते हैं भारत माता की जय। हाँ, और जय श्री राम से शुरुआत होती है। हाँ, ये ऊपर से आदेश है कि फिर शुरू से ही बोलते हो? नहीं, किसी का कोई आदेश नहीं। हमने तो हमेशा के लिए भारत माता की जय बोलते आए हैं और जय श्री राम के हमारे पूर्व से पहले से ही हमारा नारा है। अच्छा लूंबाराम जी, क्या उम्र हो गई? करीब 60 साल के आप हो गए हैं। हाँ, वो 59 हो गए। 59 हो गई है। क्या जीवन कैसा रहा? 60 साल का जीवन संघर्ष, बचपन की कोई बातें? बहुत बढ़िया। बचपन में खेती से शुरुआत की थी। हाँ, 4-5 साल हमने खेती कर रही। जिससे मैं शुरुआत की वहां से आज तक खेती कर रहे हैं। आज भी खेती कर रहे हैं? हाँ, खेती है। हाँ, और साथ में 1994 में मैं LIC का एजेंट बना। उसके बाद में LIC का भी काम साथ में LIC का काम किया। और 1994 में तो आप वार्ड पंच बन गए थे? 1995 में हाँ, 95 वार्ड पंच बना था। और 1951 में मैं ग्रामदानी गांव का मेंबर डायरेक्टर बना था। अच्छा। और 1994 में ग्रामदानी का अध्यक्ष बना था। हमारे ग्रामदानी का सिस्टम है यहाँ पे। हाँ। हमारे यहाँ पे सारा संचालन। क्या होता है ये लूंबाराम जी, ग्रामदान जी क्या होता है? ग्रामदानी हमारा वो काम है कि सारा पावर जो अधिकार है वो ग्राम सभा के पास होता है। ग्राम सभा का निर्णय सर्वोपरि होता है। सरपंच की तरह होता है? सरपंच की तरह। सरपंच में आबादी के पावर है। 1995 से पहले सारे आबादी के पावर और वो भी ग्राम सभा के पास थे। और ग्राम सभा का निर्णय सर्वोपरि होता है। यहाँ पे हमारा जो पटवारी वगैरह होते हैं वो सारा हमारी ग्रामदानी पे करती है। या हमारा रेवेन्यू का जो SDM के पावर होते हैं वो सारे ग्राम सभा को। अच्छा। जिसके अंदर भूमि अलॉट करनी, नियमन करनी, रजिस्ट्री करनी वगैरह, मोशन पढ़ना, ये सारा हमारे ग्रामदानी गांव में ही होता है। तो ये आप 1991 में बन गए? हाँ, 1991 में डायरेक्टर बना था और 1994 में ग्रामदानी का अध्यक्ष बना। ओके। अच्छा लूंबाराम जी, तो आप किसान, आपने बताया कि मैं किसान परिवार से हूँ, आपके पिताजी भी खेती बाड़ी करते थे, आपका पूरा परिवार। आज भी हम देख रहे हैं कि कोई एक बड़ा नेता हो, तामझाम तमाम लाश लश्कर, वो कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। एकदम सामान्य घर, सब सामान्य लोग ही आपके इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं। इसका फायदा मिल रहा है? देखो, हमेशा के लिए हमारा सिस्टम में खेती से ये कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता के लिए हमारे कुछ भी हो, कितने भी, कोई प्रधान बना तो भी मेरी स्थिति हम वही थे। प्रधान नहीं थे तो भी वो। और सरकार के अंदर मुझे जिलाध्यक्ष बनाया गया था। 1 बार 2 बार रहा हूँ। तो उसमें देखो पद आते हैं जाते हैं। हम किस कार्यकर्ता के हिसाब से हमारे कोई फर्क नहीं। मैं लूंबाराम जी किसी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता कि, लेकिन आमतौर पर देखते हैं इतना जिसके आदमी के पास पावर रहता है, जैसा आपने बताया कि वो ग्राम सभा का आपके पास पूरा पावर था, फिर वार्ड पंच, फिर प्रधान, फिर सरकार रहते हुए जिलाध्यक्ष, उनके पास बड़े पैसे होते हैं। लेकिन आपके यहाँ ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, कमाए नहीं? ऐसा है कि हम कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता के हिसाब से हम काम करते हैं। ईमानदारी पर ध्यान दिया। हाँ, अगर कमाते, अगर प्रधान रहते और जिलाध्यक्ष, जब सरकार में जिलाध्यक्ष होता है तो शायद बंगले ही दूसरे बंगले होते, दूसरे होते। मगर उसका फायदा भी आज मुझे पार्टी ने दिया है। अगर मैं कमाए होते तो 1-2 बंगले होते, मगर आज भले 10-10 बंगले देते तो भी भारतीय जनता पार्टी का टिकट नहीं मिलता। और पार्टी ने जो मुझे दिया है, आज जो मुझे दिया है। अच्छा, आपका संयुक्त परिवार है? आप सब लोग सब साथ में ही रहते हैं? साथ में संयुक्त परिवार। कितने आपके परिवार में कौन कौन सदस्य लूंबाराम जी?
हम 2 भाई हैं। हाँ, उनका पूरा परिवार एक साथ। परिवार है और 2 भाइयों के 5 बच्चे हैं, 2 बच्चे हमारे हैं। सभी की बहू आदि है, सभी के बच्चे हैं। हाँ। अच्छा, आखिर आप खेत कब गए थे लास्ट, खेत में काम करने के लिए? अभी टिकट मिला उससे पहले या कब गए थे? खेत तो पहले तो मैं जाता रहता, मगर अभी 2 महीनों से खेत पे जाने का समय नहीं मिला। खेत पे आप ध्यान देते हैं बच्चों को, भैया आज खेत पे गए हो, ध्यान दिया है, नहीं, भैंसे गायें? वो तो ध्यान देना पड़ता है, अभी आपका भी इंस्ट्रक्शन जाता है उनको? अभी भी देना पड़ता है, देना पड़ता है, क्यों संभालना पड़ता है इसलिए। संभालना पड़ता है। अच्छा, इस क्षेत्र के जो लोग हैं जालोर सिरोही के, वो लोग देसावर में ज्यादा रहते हैं। अधिकतर लोग जो है वो चाहे गुजरात, महाराष्ट्र या साउथ के स्टेट में जाकर के वहाँ काम काज करते हैं। उनकी पीड़ाएं सुनते हैं हम लोग जब बात करते हैं कि यहाँ की एक समस्या मेजर है वो रेल की समस्या है। आने जाने के जालोर के लोग कहते हैं कि हमारे लिए लूम्बाराम जी के मन में कहीं ना कहीं वो बात खटकती है, क्योंकि आपके रिश्तेदार भी खूब सारे होंगे जिनको आने जाने में दिक्कत होगी। मैं जब मुझे टिकट मिला तो हम प्रवास में गए, यहाँ से कैलाश जी के साथ में हमने फोटो देखे थे आपके खूब सारे। कैलाश जी थे हमारे, लोकसभा के संयोजक नारायण सिंह जी और सारे एमएलए साथ में थे, और पूरी टीम लेकर के हम यहाँ से गए थे। अहमदाबाद, सूरत, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, पूना, बॉम्बे, सभी जगह हम प्रवासियों के बीच में जाकर निवेदन करने के लिए गए थे, आमंत्रित करने के लिए गए। उस समय सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम वहाँ पे आई, वो आप कह रहे हो सही बात है, वो है रेलवे वाली। उनकी मांग थी कि भाई रेलवे के लिए हमारी व्यवस्था की जाए, और रेलवे के लिए हम कोशिश करते हैं, उनकी मांग है और मांग भी वाजिब है। उस मांगों को हमने हमारे दिमाग में पूरी उस मांगों को पूरी करेंगे। खेत, किसान, इन दोनों का संबंध पानी से गहरा होता है। ये पानी के बिना न किसान पूरा है न खेत पूरा है। इन दोनों के लिए पानी तो चाहिए ही। और आपने इस समस्या को, पानी को बहुत नजदीक से देखा होगा, और हमने ये भी सुना है कि 2007 में आप इजराइल गए थे वाटर मैनेजमेंट को देखने के लिए, समझने के लिए। मैंने पहली वाटर साइड वो मगरामदानी गांव में धोने के कारण पहली वाटर साइड मैंने वाडेली के अंदर लाई, वो लाई थी 1997 में। 1997 में हाँ। उस समय मैं वाटर साइड का अध्यक्ष था। 26-27 साल पहले। हाँ, 1997 में। और उसके बाद में मैं जोबुआ, गोधरा ट्रेनिंग के लिए भी मैं सरकार द्वारा भेजा था। वहाँ मैंने जोबुआ और गोधरा में ट्रेनिंग ली थी। और उसके बाद में वाटर साइड के लिए काम, मैंने वाटर साइड 3 साल हमारे गांव में वाटर साइड चली थी। उसके बाद में 2007 में मुझे जो राजस्थान सरकार के कैबिनेट टीम के साथ मुझे इजराइल भेजा था, और इजराइल में 7 दिन रहा। उस समय मुझे पानी का क्या महत्व है, उस समय मुझे पता लगा कि पानी का क्या महत्व है। और सर्वश्रेष्ठ प्रधान का पुरस्कार भी मिला था। हाँ, 2007 में 15 अगस्त 2007 को मुझे सर्वश्रेष्ठ का अवार्ड मुझे मिला पंचायत में। बात पानी की चल रही है तो मैं यहाँ के लोगों की समस्या जानना चाहूंगा, क्योंकि आप जमीन से जुड़े हुए, आप खुद खेती करते हैं, आपसे भला वाटर मैनेजमेंट को लेकर आप लोगों ने ट्रेनिंग भी ली है, तमाम चीजें हुई हैं। इसका समाधान लूम्बाराम जी के मन में पूरा तैयार है, पीपीटी तैयार है, प्रोजेक्ट तैयार है कि मैं सांसद बनते ही इस क्षेत्र की जो समस्या है उसको इस तरीके से निवारण करूं? पानी के लिए आप बता रहे हो, तो मैंने 2007 में जब इजराइल जाकर आ गया तब मुझे लगा था कि पानी का क्या महत्वपूर्ण है। उसके बाद में मैंने 80% बजट पंचायत समिति का मैंने पानी के लिए डाला था। उसके बाद में जब 2014 में मुझे जिलाध्यक्ष बनाया, और मैं धन्यवाद देने के लिए जयपुर गया, तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी, उनसे निवेदन किया मैं आपने मुझे जिलाध्यक्ष बनाया, उसके लिए तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मगर हमारे सिरोही जिले के लिए पानी की बहुत दिक्कत है, आप कहीं से कहीं पानी की व्यवस्था हमारे किसानों के लिए करवाओ। पहले इन्होंने सर्वे करवाई माई के लिए, नर्मदा की, और नर्मदा की सर्वे कराई तो उसमें 3 बार लिफ्ट करके पानी लाना पड़ रहा था। तो मैंने सोचा कि लिफ्ट करके पानी लाकर किसानों का भला नहीं होगा, तो हमने पूरा प्लान यहाँ बत्तीसा बांध का उसका पूरा प्लान तैयार करके उनके सामने पेश किया। और जब मैं वहाँ से जयपुर से रवाना, उसी समय तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कलेक्टर से फोन किया कि भाई ये आ रहे हैं, उसके बारे में बत्तीसा के बारे में पूरी रिपोर्ट आप हो जाओ। तो मैं आते ही मौके पर गए और कलेक्टर साहब साथ में थे, और मौके पर जाकर उसका पूरा प्लान तैयार करवाया। प्लान तैयार करवा करके हमने सरकार को भेजा, और सरकार ने पहली बार 213 करोड़ रुपया पास करके बांध को स्वीकृत किया, और 2018 में उसका शिलान्यास वो काम पे शुरू हो गया। मगर उसके बाद में कांग्रेस की सरकार आने के कारण उन्होंने जैसे ये बांध 3 महीनों में
3 साल में पूरा करना था। जब बांध चालू हुआ उस समय 3 साल में पूरा करना था, मगर ढिलाई की वजह से काफी समय तक बाद बीच में काम बंद रहा। एक बाईपास रोड था, बाईपास रोड के लिए हमने जब पैसे स्वीकृत कराए वो साथ में करवाए थे, मगर उसको बाईपास रोड को कार्य चालू करने में इन्होंने 2 साल लगाए। हमने ज्ञापन भी दिए, हमने आप पेपर में, सभी पेपरों में खबर छपी थी कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में पीस रहा है 32 नाला, ऐसी खबर थी। ऐसी भी ये भी हमने सामने है कि धमकी दी थी कि यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की समस्या के लिए हमारे होने चाहिए, तो काले झंडे देखने पड़ेंगे। वो हमने धमकी भी, जहाँ जरूरत हुई वहाँ धमकी भी दी, जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ ज्ञापन भी दिए, और आखिर का काम वापस उन्होंने चालू किया और आज बांध बंद करके तैयार हो रहा है। हाँ, ये पहले 3 साल पहले होता तो शायद सिरोही जिले को ये बरसात का पानी बहकर बाहर गया है, ये नहीं जाता। और पहले ही आपको बता दिया कि मैंने सेक्शन लाई। उसके बाद में जब हमने काम चालू करने के लिए गए तो उन लोगों ने मतलब डुबली ग्रासिए जो हमारे भाई थे वो सारे, मगर जब हम कलेक्टर वहाँ मौके पर गए, गुजरात से पूरी टीम बना कर लाई, धोती पहना करके, कमीज पहना करके, डुप्लीकेट किसान बना करके पेश किए। तो जब पेश किए तो उन्होंने पूछा, कलेक्टर ने पूछा, उसको खड़ा करके एक ग्राम सभा के अंदर प्रस्ताव पारित कराना था। कब की बात कर? ये जब बांध चालू करना था उससे पहले, बांध को स्वीकृति निकाल करके जो कार्य चालू करा था, इन लोगों ने विरोध दर्ज करवाया कि हमारा विरोध है। हम चाहते 2019 18 की बात, 2018 की। राजस्थान में सरकार भाजपा की सरकार थी। और जब बांध को चालू करना था, स्वीकृत करना था, उसी लिए हमारी टीम वहाँ से, जयपुर से पूरी टीम आई थी और टीम लेकर गए थे वहाँ पे। उस समय इन्होंने इस तरह का ये हत्या रखी। फिर बाद में कोर्ट में भी गए, कोर्ट को भी केस उनको निपटे। उसके बाद में जो स्वीकृत हुआ कार्य चौकीदार, मगर वन विभाग की एनओसी की बड़ी प्रॉब्लम थी। मुझे कलेक्टर साहब और वन विभाग ने उन्होंने कहा सब कुछ कर देंगे, मगर सेंटर से भारत सरकार द्वारा वन, क्योंकि ये 32 बांध है वन विभाग, और वन विभाग के अंदर वो भूमि है 550 बीघा जमीन वन विभाग में पड़ रही, उसकी एनओसी लाने जब तक नहीं है काम चालू नहीं है। मुझे भी डर था कि भाई नहीं आई एनओसी तो प्रॉब्लम होगी। और कांग्रेस के हमारे कई नेताओं ने कहा था कि अगर 32 बांध बन जाए तो हम राजनीति छोड़, वो इसी बहस पे कह रहे थे कि वन विभाग की एनओसी नहीं मिलेगी, और एनओसी नहीं मिलेगी तो बात नहीं बनेगा। जब जयपुर से फाइल हमारी दिल्ली गई, तब हमने यहाँ से प्रतिलिपि लेकर के, स्पेस नंबर लेकर के मैं दिल्ली पहुंचा, और उस समय मंत्री हर्षवर्धन जी मंत्री थे, और मंत्री के सामने जाकर कहा, मैं साहब ये वन, केवल मेरा सारा काम हो चुका है, केवल ये वन विभाग की एनओसी है वो आपके मार्फत से होगी, और जब तक एनओसी नहीं दोगे तब तक मैं आपके यहीं रहूंगा। आपको कमरा देना पड़ेगा, खाने की व्यवस्था करने की, जितने दिन लगेंगे मैं रहूंगा, भाई एनओसी मुझे देनी पड़ेगी। उन्होंने पीए को वहाँ बुलाया और कहा कि जल्दी जल्दी बैठक कब हो। तो उन्हें 7 दिन का नोटिस निकला, 8वें दिन मीटिंग हुई, और 11वें दिन मेरे हाथ में एनओसी आई। 11 दिन तक उन्होंने व्यवस्था की थी क्या? नहीं, वो तो बोला था मैं जाता आता रहता था, मगर 11 दिन तक मैं दिल्ली में रहा, और 11वें दिन मेरे हाथ में एनओसी मिली। और ये एनओसी सारे वहाँ के अधिकारियों ने कहा था कि शायद भारत का पहला मैटर होगा कि 11 दिन में 550 बीघों की एनओसी किसी ने जारी हुई है। इसके लिए मैं हर्षवर्धन सिंह मंत्री और आदरणीय नरेंद्र मोदी का भी उस समय बहुत आभार व्यक्त किया, हमारी जनता ने भी उनका आभार व्यक्त किया। और वो एनओसी लाकर जब यहाँ पे दी, कलेक्टर साहब और सारे विभाग वाले खुश हो गए कि हमारा सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वन विभाग की थी, और एनओसी होगी, अब काम चालू हो जाएगा। काम चालू हो गया। तो आप उन लोगों को कहेंगे जिन्होंने आपको कहा था कि अगर ये हो गया तो हम राजनीति छोड़ देंगे, उन लोगों को आप बताएंगे, वापस कहेंगे कुछ? वो तो उनको पता है। और उन्होंने, जिन्होंने कहा था उन्होंने भी धन्यवाद दिया था। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा कि मैंने मान लिया, उन्होंने कहा कि यार मान लिया था। जब एनओसी आई ना, तब उन्होंने कहा, मुंह से जिस नेताओं ने ये कहा था कि हम राजनीति छोड़ देंगे, उन्होंने कहा था कि हमने मान लिया। क्या फायदा सिरोही जिले के किसानों को? तो आपका सीधा आरोप कांग्रेस सरकार पर है? बिल्कुल है साहब। 3 साल इन्होंने बांध के अंदर ढिलाई दी है, जो कि नहीं दी होती तो इस साल जो बरसात, इतना बरसात हुआ, ये पानी सारा हमारे बांधों में आता, और इसका फायदा हमारे सिरोही जिले को और जालोर तक मिलता। सिरोही जिले की बात करें या फिर जालोर जिले की बात करें, यहाँ बातें की जा रही है कि जातीय फैक्टर काम कर रहा है। कुछ जातियां जो हैं कांग्रेस के साथ है, कुछ जातियां जो बीजेपी के साथ, ऐसा कुछ है? मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और मैं जब प्रधान बना, हमारा जाति का एक भी मेंबर नहीं था। जब मैं प्रधान बना उस समय मेरे के सिवाय मेरे जाति का एक भी मेंबर नहीं था, फिर भी मुझे प्रधान बनाया।
मेरे साथ 36 कौम है और हमेशा मैं 36 कौम के लिए मैंने 40 साल से काम किया है। 40 साल लोगों के बीच में रहा। वो प्यार था, प्यार मिला है मुझे और उसी कारण से मुझे, मैं आपको उदाहरण के तौर में कह रहा हूँ कि प्रधान में मेरे के बिना एक भी मेंबर नहीं था, फिर भी मुझे प्रधान बनाया था और 5 साल मेरा सेव। इसलिए जाति का कोई, मेरे जाति वाला में मुझे न तो जाति से टिकट मिला है और न मुझे केवल कार्यकर्ता के हैसियत से पार्टी ने टिकट दी। तो ये सब जो बातें चल रही है सब अफवाहें, ये सारी अफवाह, कोई जातिवाद का कहीं नहीं है। मेरे साथ में 36 को। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि 10वीं पढ़े लिखे लूम्बा राम जी इतने होशियार, पानी को लेकर इतनी प्लानिंग चल रही है, जो एक पढ़ा लिखा इंजीनियर लेवल के जो लोग होते हैं वो इतना सब सोचते हैं, इतना सब कहाँ से समझ ले आते हैं? मैंने आपको पहले ही बुलाया कि जहाँ कलेक्टर ट्रेनिंग लेते हैं गोधरा में, वहाँ मेरी ट्रेनिंग हुई है और उस ट्रेनिंग के अंदर आज JNN जो हैंडीकट वगैरह जो प्लेआउट देनी पड़ती है और TF कैसे बनती है, SF कैसे निकलती है और फाइनल स्वीकृति कैसे निकलती है, वो सब मेरे को ध्यान है। वो सारा मैंने वहाँ सीखा है। हैदरा जो गोधरा में ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ मैंने ट्रेनिंग ली है। आज भी जहाँ मैं प्रधान था उस समय हमारे JNN वगैरह कहीं कहते हैं कि यहाँ फिजिकल नहीं बैठ रहा है, तो उसको फिजिकल बैठाने के लिए मैं जाता था। और तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी भी किसी को समझ में नहीं तो लूम्बा राम जाके बता दे कि ऐसे कर लो, हो जाएगा। चेकडैम के बनाना, हैंडीकट बनाना, ये मैंने ट्रेनिंग जगुआ में ली, मतलब गोधरा में ली। एक्शन वगैरह हमारे साथ में थे और हमने 7 दिन ट्रेनिंग ली थी, इसलिए मुझे वो उसके बारे में कहीं कमी नहीं। अच्छा, कुछ और मुद्दे अपन बात कर लें। रेल की बात हो गई या जो है वो अपने पानी की बात हो गई, जालोर की बात करें तो कुछ सड़कों का अभाव है, ये भी मुद्दे आते हैं आपके सामने? हाँ, ज्यादा वहाँ पे पास में सड़कों के मुद्दे आते हैं, खास करके पानी के मुद्दा। जालोर सिर्फ सभी जगह। हाँ। और उसके लिए मैंने माई के लिए 5 साल संघर्ष किया है, पहले से भी कर रहा हूँ। जो माई के अंदर 1968 के अंदर एग्रीमेंट हुआ था कि जिस समय खड़ाद बांध के अंदर नर्मदा का पानी आ जाएगा, उस समय ये पानी सिर्फ जालोर और बाड़मेर को देंगे। तो उसको लेकर के मैंने काफी, उसके बाद में 1955, पहले तो ये ठंडे बस्ते में 1968 की बात थी, उसके बाद में ठंडे बस्ते में पड़ा रहा और उसके बाद में जब हमने 2005 से इसको आगे कार्रवाई में ले लिया, पत्र व्यवहार हुए, सारे पत्र व्यवहार इकट्ठे करके मैंने संबंधित अधिकारियों को, सभी नेताओं को मैंने पहुंचाई और कोशिश की कि हमें इस माई बांध का पानी है ये सिरो जाल को मिले। अब मैं दिल्ली जाना था, दिल्ली भी मैं गया, गजेंद्र सिंह जी के पास, वहाँ पे गया, उनको भी लेटर दिया। हमारे यहाँ कांग्रेस के प्रभारी मंत्री आए, उनको भी दिया, मगर गजेंद्र सिंह जी ने कहा कि प्रदेश से प्रस्ताव बन करके आगे ऊपर भेजे, मगर मांग की, मगर इन्होंने प्रस्ताव, राजस्थान सरकार में कांग्रेस सरकार होने के कारण इन्होंने प्रस्ताव आगे नहीं भेजा। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय हमारे भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार है और दिल्ली में आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। दोनों सरकारें यहाँ होने से अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि माई का, हमारा जो कई सालों का मेरा मुद्दा था, वो सपना पूरा होते नजर आ रहा है। अच्छा, कुछ जालोर सिरोही की और बातें कर ले। सामने आपके पूर्व CM के बेटे वैभव गहलोत हैं, पूरा परिवार लग गया है, कभी किस प्रकार की बातें आ रही है, कभी क्या बातें आ रही है, डर लगता है कि और आनंद आ रहा है आपको? मैंने हमारे के परिवार लगा है, वो तो इलेक्शन है उनके, वो लगा है। वैसे अशोक गहलोत साहब ने खुद ने कहा कि मेरी घर से उनकी वाइफ और खुद के भाई आपके बीच में वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। और वो जो मेरे जैसे सुनने में आ रहा है कि उन्होंने कहा जैसे उनकी वैभव जी की बहू है और उनकी मदर है, प्रसार कर रहे हैं और करके वीडियो देख में आए, ज्यादातर माली समाज में कर रहे हैं कि हम माली समाज के बच्चियों को शादी कराएंगे, यहाँ आपके बीच में शादी करेंगे, हम ये करेंगे। अच्छा होता, 5 साल मुख्यमंत्री थे, उस समय हमारे माली समाज के कई भाई थे जो बेगुनाह थे, उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए। आबू का जो मामला है, आबू के अंदर जो मंदिर तोड़ा था, उसके अंदर जो माली समाज से उस बंदे को फंसाया था, सरासर गलत था। सिरोही में ताराराम माली, जिसके ऊपर 10-10 मुकदमे दर्ज हुए, सरासर गलत मुकदमे दर्ज हुए, मगर उसके अंदर खूब कोशिश माली समाज के कई अग्रवन समाज के जो थे, उन्होंने जाकर गहलोत साहब को कई बार निवेदन किया, मगर उसको कोई राहत तो नहीं दी, उल्टा उनको मतलब प्रताड़ित किया गया। इसलिए माली समाज भी मेरे साथ, ऐसा नहीं लोग कह रहे कि ये गहलोत साहब आए जो माली समाज आए, और माली समाज
के लिए इन्होंने ये, वो खुद कह रहे, मेरे कहने की जरूरत नहीं है। मुझे कई समाज के बंधुओं ने मुझे कहा कि लंबा राम जी, हमें लोगों की बात नहीं सुनना है, हम आपके साथ हैं। और इसका उदाहरण भीनमाल में मिला मेरे को। आजादी फूले जयंती थी, उस दिन माली समाज के छात्रावास में वहां मुझे बुला करके, और मैं तो उनको उस दिन वहां पहुंचा, मैं कि आजादी फूले को माला पहना कर आ जाएंगे, मगर मुझे वहां बुलाया, उनको मैंने माला पहनाई और उन्होंने माली समाज द्वारा मुझे साफा पहना करके मेरा सम्मान किया। इसलिए मुझे एक मैसेज था कि भाई आप समाज की बात कर रहे हैं, माली समाज की बात कर रहे हैं, आपके समाज के लोग भी आपके साथ नहीं है तो फिर दूसरे समाज तो कैसे होंगे, ये मैसेज ये कहना चाह रहे हैं? वो कुछ भी समझे, मैं मुझे विश्वास है माली समाज मेरे साथ है, भले गहलोत साहब है। और नहीं होने का कारण यही है कि इन्होंने 5 साल अभी याद आ रहे हैं। दूसरी बात है भी, इन्होंने कई मोबाइल के मैसेज भेजे, कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनी हायर की हुई है, वो हायर करके वो सारे मैसेज बनाना वगैरह, दिन के 4 मैसेज आ रहे हैं, और लोगों को दूसरों के पास क्या आ जाए, मेरे खुद के पास आ रहे हैं। अच्छा, जी के 4 मैसेज मेरे पास आ रहे हैं। क्या इससे क्या मैसेज आ रहे हैं? फोन कॉल आ रहे हैं या अब वो फोन कॉल ही वही मैसेज जो भेजाते हैं वही भेजते हैं उनको, मतलब मोबाइल से करवा के, उनको तो खुद को पता नहीं है, वो तो किनको जाने वाला है, मतलब कंपनी को दिया हुआ है, ठेका दिया हुआ, कंपनी कर रही है। ऐसे करके क्या मैसेज में आता है लुम्बाराम? वो तो वही आता है कि हम ये विकास करेंगे, ये विकास करेंगे, दूध के लिए ये करेंगे, ये करेंगे। मैं उनके बारे में कहना चाहता था कि इनके फादर के पास 3 बार मुख्यमंत्री रहे, इनके हाथ में पेन थी, इनके पेन से दस्तखत से सारा काम होता था। अच्छा होता अब जो ये मैसेज भेज रहे हैं, ये मैसेज की बजाय उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए, जिस समय सर्वे राजस्थान के सर्वे थे, उस समय ये काम करते तो मैसेज भेजने की जरूरत नहीं थी और जनता इनके भी साथ में रहती। मगर 5 साल तक जो मुख्यमंत्री रहते हुए सिरोज जालोर को कुछ नहीं दिया, इसलिए जनता अभी उनको जवाब दे रही है। मैसेज कितने भी भेजे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तरक्की एक्सप्रेस क्या सीखे, सुना है आपने? हाँ, बोर्ड पे देखा है कई जगह तरक्की स्टेप, मगर ये तरक्की स्टेप जब इनके पास पावर था तब ये चलाते तो जनता को भी फायदा होता और लोगों को भी फायदा मिलता और सिरोज जालोर का विकास होता। ये कहने का मतलब, इन्होंने जो इतनी थी और जिस समय ताकत थी, उस समय जो मुख्यमंत्री थे, उस समय जालोर सिरोही भी राजस्थान में थे और उसके ऊपर मुख्यमंत्री ये भी लागू होते थे। उस समय ये करते तो आज फायदा मिलता, अच्छा होता। अब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, तो आपको पता है कौन पूछेगा इन्हें, कौन आने देगा अंदर? बजट के भाई कुछ नहीं होता है, आपको पता ही है, जिसकी सरकार होती है चलती उनकी है, जो सत्ता होता है, सत्ता में होता है, उन्हीं का सब कुछ चलता है। आज हमारे देवदर को ले जीते हुए मोती जी कोहली है, मगर चलती किसकी है? जक्सी की, क्योंकि सरकार है, सरकार मंत्री उसकी मानेगी, इनको कौन पूछेगा? और अभी ये पे चला रहे हैं, ये 5 साल पहले चलाते हैं, जिस समय सत्ता थी, जिस समय इसका टाइम था, उस समय ये चलाते तो बहुत अच्छा होता और लोगों का विकास होता। अब तकरीर के चला रहे हैं, अब कौन पूछेगा? भारत सरकार बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की है और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार बन चुकी है। जालोर से के दर्शक सुन लें और क्या कह रहे हैं लुम्बाराम जी। और आज हमारे भजन लाल जी, मैं जैसे आप पानी की बात कह रहे हो, मैंने भाई के लिए पूर्व में भी कोशिश की और जब हमारे मुख्यमंत्री महोदय हमें आशीर्वाद देने के लिए 3 तारीख को जालोर पधारे, उस समय हमने निवेदन किया। मैंने पहले ये भी कहा कि आपने टिकट दिया, उसके लिए भी धन्यवाद दिया। आप वहाँ हमें आशीर्वाद देने के लिए, पहली बार जालोर में कोई मुख्यमंत्री फॉर्म भराने के लिए कैंडिडेट आए, तो मुख्यमंत्री पहली बार आया था, उसके लिए मैं धन्यवाद दिया। और साथ में ये भी कहा मैं कि सर सिरोही जालोर के लिए पानी की बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए हमें उसके लिए कुछ आपको आश्वासन देवे। मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ। उसी मंच से उन्होंने माई और जवाई पूर्ण भरण के लिए उन्होंने आश्वासन दिया, जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। सिरोही जालोर की जनता की तरफ से उनका आभार। एक कुछ थोड़ी बातें करते हैं, फिर आपको प्रचार के लिए निकलना भी होगा। वैभव गहलोत की पत्नी, उनकी माताजी, उनकी बच्ची, सब लोग मैदान में हैं, अशोक गहलोत खुद मैदान में हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपके धर्मपत्नी जी यहाँ पर घर का काम कर रहे हैं, उनको भी मैदान में भेजेंगे? घर का काम करना है उनको, तो उनको भेजने की जरूरत नहीं, हमारे कार्यकर्ता है। उनके कार्यकर्ता नहीं होते, उनके लाए हुए सारे वही होते हैं जो उनके बोर्ड के अध्यक्ष बनाए, एमएलए वगैरह सारे यहाँ उतार दिए। तो इनके पास इतनी टीम थी, तो उनको घर वालों को इतना
वहां से जोधपुर से ला करके इतनी गर्मी में तकलीफ नहीं देनी चाहिए। एक कार्यकर्ता, एक मैं किसान हूँ। अच्छा, उनको और साहब उनके पास सारी मशीनरी है, उनके पास सारे एमएलए है, सारे मैंने देखा है कि 5 दिन से सारे एमएलए मेरे हिसाब से राजस्थान में घूम रहे, कि यहाँ पर सारे सबको बुला रखा है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय खुद पधार गए, माननीय मुख्यमंत्री खुद पधार करके अशोक जी गहलोत साहब खुद मीटिंगें ले रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इनको वहां से इतनी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। फिर उनकी मर्जी है, वो करेंगे, प्रसार करने का सबको राइट है, वो करेंगे। चलो, चुनावों को अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, जालोर और सिरोही की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान की अपील कैसे रहेगी? आपके लिए मतदान करें, ये वो मतदाताओं की मर्जी है, या किनके लिए करें? आप राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, अपने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी अपील ये रहेगी कि लोकतंत्र के अंदर जो सभी को मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, वोटिंग जरूर करें, मतदान जरूर करें। ये मतदान राष्ट्र को मजबूत करने के लिए होगा, इसलिए मतदान जरूरी है और जरूरी करें। बहुत अच्छी बातें, पूरा संघर्ष की बातें की। अब जालोर और सिरोही की सियासी गलियारों में ये चर्चाएं हैं कि लूंबाराम चौधरी को जो टिकट मिला है, बीजेपी ने टिकट दिया है, और यहां से जीतने के बाद इनको मंत्री बनाया जाएगा। हालांकि ये बातें कितनी सच्चाई होगी देखने वाली बात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं मैसेज ये है कि इतने सादगी भरे किसी न किसी व्यक्ति को, चाहे राजस्थान सरकार के पिछले चुनाव विधानसभा उत्सव की बात कर लो या फिर 2019 में प्रताप सारंगी की बात कर लो, ऐसे सादगी भरे नेताओं को मंत्री बनाया जाएगा। शायद यही वजह है कि यहाँ के लोगों को एक उम्मीद इनसे अलग ही जगी हो। देखेंगे 4 को परिणाम क्या आते हैं, और उसके बाद जालोर सिरोही का जो भविष्य है वो लूंबाराम जी कैसे तय करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।